हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ऑफ कोर्स नहीं, यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन लिख दिया है मैंने गलती से। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस डिस्कस करेंगे हम। कॉम्बिनेशन क्यों लिखा है? बिकॉज आज हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे बढ़ा देती हूँ ताकि बच्चे आए वो घबरा ना जाए कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा रही है मैम। ठीक है, एक बारी मैं आप लोगों को तुरंत से एक ब्रीफ दे देती हूँ कि आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। एक मिनट, सब क्लियर दिख रहा है? यस, बिल्कुल बढ़िया। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ये एक आइडिया दे देंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। आज जो पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक में आपको कौन सी चीजें आती हैं, किन किन चीजों में आपको दिक्कत हो रही है, किस किस प्रकार की दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें इन कुछ चंद क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। फिर आप और ज्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ आज का टॉपिक समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिस्प्लेस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रही बात डबल डीकॉम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शंस की, वो हम लोग हमारी आने वाली क्लासेस में करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। रिडॉक्स एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग। उसमें ना हमें कोई थ्योरी रीड करनी होती है, ना ही हमें कुछ लर्न करना होता है। इट इज एंटायरली अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ गया है, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी जवाब बता दिया होगा, पर फिर भी एक बार ही देखते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैबोरेटरी। तो जो ये KClO3 का रिएक्शन है उसको हम ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? KClO3, एरो के ऊपर हीट लिखा है, कैटलिस्ट लिखा है KCl और ऑक्सीजन बन रहा है। एरो के ऊपर हीट का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन हीट को यूज कर रहा है अपना रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड बेटा ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 या 2019 का क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन के या इसी क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है हमारे। लेट अस सी। So here it is written कि which of the following statement is or are correct. So it is a decomposition reaction and endothermic in nature. ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ जी, ये decomposition reaction भी है और ये reaction endothermic भी है। जिन बच्चों को याद है कि decomposition reactions endothermic होते हैं वो इस आंसर को टिक कर देंगे देखते ही। जिनको नहीं याद है वो इस क्वेश्चन को देखकर टिक कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एरो के ऊपर हीट लिखे होने का क्या मतलब होता है कि हीट कंज्यूम हो रही है रिएक्शन में। ओके, अब यहां पर लिखा है इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। जब हमने बोल दिया कि ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होगा? अगेन, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मैम हमें कैसे पता चला कि ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, आगे हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, it is a decomposition reaction accompanied by release of heat। ना भाई ना, it is a photochemical decomposition। मैम photochemical decomposition reactions क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, पर ये भी आपका सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं आपके पास, उन ऑप्शंस में से कौन सा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? KClO3 को KCl और O2 में कन्वर्ट करना, MgO प्लस H2O को MgOH होल ट्वाइस में करना, Al प्लस O2 Al2O3 बनाना, Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe बनाना। अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमें, कि समझ में नहीं आ रहा कि ना कॉम्बिनेशन कौन सा है, डीकम्पोजिशन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है।
तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बट एक बारी पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऐसे चुटकियों में तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, तुम खुद सॉल्व करोगे और मुझे बोलोगे कि मैम इतना इजी था क्या। अगला क्वेश्चन, C प्लस O2 हीट की प्रेजेंस में CO2 बना रहा है और साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। which of the following types the above reaction can be classified as। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का एरर है, यहाँ पर हीट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हीट लग भी रही है और हीट रिलीज भी हो रही है। ठीक है, बट आगे पढ़ते हैं। तो क्या ये कंबशन रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमें देखना है कि इज इट अ कंबशन रिएक्शन, इज इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज इट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो ऊपर हीट है ना, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, बट आंसर कहां से पता चलेगा मैम हमें? आंसर हम आगे देखेंगे। ओके, मूव ऑन करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ए बी सी डी, इनमें से कौन सा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। H2 प्लस Cl2 आपस में मिलके HCl बना रहे हैं, उसको मैं डीकॉम्पोजिशन कह रही हूँ। Mg प्लस O2 आपस में मिलके MgO बना रहे हैं, उसे मैं कह रही हूँ CaO प्लस H2O will give me CaOH whole twice, KClO3 will give me KCl plus 3O2। Now all of this is very confusing कि यार इसमें से कौन सा हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब हम लोग देखेंगे, मतलब जब हम लोग करेंगे हमारी पढ़ाई। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच टू or more substances combine to form a single substance। बहुत ही सीधी सी बेसिक सी डेफिनेशन है कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें दो तो कम से कम होनी चाहिए। एक चीज आपस में मिल नहीं सकती ना, दो ही चीजें आपस में मिलकर एक नई चीज बनाएंगे। एक अकेला कुछ नहीं बना पाता है, दो चीजें मिलनी चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, पर दो से कम नहीं होनी चाहिए। टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं एक सिंगल चीज बनाने के लिए। अब जो एलिमेंट्स कंबाइन, जो चीजें कंबाइन कर रही हैं, वो तुम्हारे एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, कंपाउंड्स एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं, देन उसके बाद तुम्हारा कंपाउंड आपस में कंबाइन कर सकता है, वो एक अलग कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि प्रोडक्ट हमेशा एक कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट कभी भी एक एलिमेंट नहीं बनेगा। नीचे यहाँ पर ये ABC में मैंने लिखी है, जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ वो ऑलरेडी लिखी है यहाँ पे कि भाई एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे, एलिमेंट कंपाउंड भी आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड भी आपस में मिलके कंपाउंड ही बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा कि भाई इसमें हमेशा एक कंपाउंड बनेगा, मतलब हमेशा कंपाउंड ही बनेगा। प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ कंपाउंड, इट विल नेवर बी एन एलिमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट का। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, O2 एक एलिमेंट है। अब जिन बच्चों ने पहले मुझसे पढ़ा है उन्हें आइडिया होगा कि O2 को मैं एलिमेंट क्यों कह रही हूँ, पर बहुत से बच्चे बोलेंगे नहीं मैम O2 तो कंपाउंड है। बेटा कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में ना दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। O2 में क्या है? दोनों चीजें ऑक्सीजन है, बोथ द थिंग्स आर ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ डिफरेंट चीज नहीं प्रेजेंट है ना, बोथ आर ऑक्सीजन। सो Mg प्लस O2 विल गिव मी MgO। सो एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलकर मेरे को कंपाउंड दे रहा है। सो O2 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। जैसे N2 है, N2 में क्या है? दो नाइट्रोजन है, पर दोनों के दोनों तो नाइट्रोजन ही है ना। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं NH3, नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, तो इसको मैं कंपाउंड कह सकती हूँ। अगर मैं केवल H2 की बात करूं तो ये भी एक कंपाउंड नहीं है, ये भी एक एलिमेंट ही होगा, क्योंकि माना इसके पास दो हाइड्रोजन है, पर दोनों तो हाइड्रोजन ही है ना,
डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है, एक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स आपके मौजूद होने चाहिए अगर हमें उसको एक कंपाउंड डिक्लेयर करना है तो। ओके, तो अब यहाँ पे Mg प्लस O2 आपस में मिलके MgO बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। कॉपर प्लस O2 मिलके कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, बहुत ही उम्दा। H2 प्लस O2 H2O, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड। तो हमने ये टिपिकल एग्जांपल देख लिए हैं, ठीक है। अब एक बारी यहाँ पर पीछे जो लिखा हुआ है वो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ आवर एनसीईआरटी। मैग्नीशियम रिबन, घुमा फिरा के इसमें से 10 लाख सवाल तो बना ही देते हैं। तो ये अपने पास है एक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से रब करेंगे, क्योंकि होता क्या है, रिबन जब ऐसे ही पड़ा रहता है, जब उसका यूज नहीं होता ना, तो रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, एक परत आ जाती है। वो परत ना उस मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देगी, उसको रिएक्ट नहीं करने देंगी। तो मुझे ना पहले सैंड पेपर से उसको घिसना होगा ताकि वो परत हट जाए। दीवारों पे भी जब हम लोग पेंट वेंट करवाते हैं तो दीवारों में जो गंदगी होती है या जो पत्थर वगैरह लगे हुए होते हैं, दीवार में छोटे छोटे पत्थर लगे होते हैं, पहले उसे सैंड पेपर से घिस के हटाया जाता है ना, दीवार को सॉफ्ट बनाया जाता है, तब जाके उसके ऊपर पेंट होता है। अगर नया घर बन रहा हो, पहली बारी पेंट हो रहा हो, तो पहले सैंड पेपर से घिसेंगे, सैंड पेपर से घिसने के बाद पुट्टी लगाएंगे, फिर उस पुट्टी के ऊपर आप लोगों का पेंट लगाया जाएगा। सो इसीलिए सैंड पेपर से हम हमारे मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं, सो दैट जो ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है वो हट जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे तो एक वाइट कलर की डैजलिंग सी, डैजलिंग माने चमकीली, सुंदर, प्यारी सी एक आग लगेगी, वाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होगी। एंड एंड में जो आपका प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वाइट पाउडर। सो वाइट कलर डैजलिंग फ्लेम, वाइट कलर का पाउडर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम लोग बात करें, अच्छा एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड की हमने बात कर ली है। हाँ, इसी में ये देखिएगा कितना सुंदर वाइट फ्लेम आ रही है, सबको विजिबली दिख रही है। और ये मैं पिक्चर्स क्यों दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछते हैं क्या कौन से कलर की फ्लेम होगी, येलो कलर की होगी, पर्पल कलर की होगी, रेड कलर की होगी या ब्राउन कलर की होगी। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं येलो और ब्राउन में, क्योंकि हम कई बार ना येलो ब्राउन कलर इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो हम भूल जाते कि अरे नहीं यार, मैग्नीशियम की तो व्हाइट कलर की फ्लेम थी, और जब ये मैग्नीशियम रिबन पूरा जल जाता है अपने को बदले में व्हाइट कलर का ही पाउडर मिलता है। आई बात समझ में? चलिए अब जैसे एक मैं आपको समझा रही हूं कि किस तरीके से ये जो पहले वाली इक्वेशन है ये किस तरीके से पॉसिबल है, किस तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना पा रहे हैं। ये देखो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स इस तरीके के थे। एक सेकंड मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ, आपको दिख जाएगा। मैं बस 5 सेकंड के लिए खुद को हाइड करूंगी कि आपको पूरा डायग्राम अच्छे से समझा दूं मैं। ओके, देखिएगा यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी कि यार देखो ये है हमारे मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये है हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ये पहले अलग अलग थे। पर्यावरण में हमारे हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद थी, उस ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ, और रिएक्ट करने के बाद वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिल गए हैं। तभी तो जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के अंदर आके फिट हो गया है, तभी तो जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन पाया है। सो पहले मैग्नीशियम हैड इट्स सेपरेट मॉलिक्यूल्स, oxygen had its separate molecules, but when now magnesium and oxygen have combined with each other, they have formed magnesium oxide. क्लियर है सभी को? अंडरस्टूड होगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। डायग्राम्स की तरफ बस ध्यान से देखना है आपने, और कुछ भी नहीं करना है, बस डायग्राम्स देखने हैं आपने। अगर ये रिएक्शंस लिखने हैं तो लिख लीजिएगा, वरना फिर मैं आगे चलती हूँ। चलो चलो आ गई मैं। ओके लेट्स मूव अहेड। अब देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का समझाती हूँ मैं आपको। क्या हो रहा है, मान के चलो एक गुब्बारा है जिसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भरी, ठीक है, गुब्बारा है,
जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी। अब जैसे ही उस हाइड्रोजन गैस को मैं मतलब उस हाइड्रोजन गैस को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगी, सॉरी, उस हाइड्रोजन के जो गुब्बारा है ना उसमें मान के चलो मैंने एक सुई चुबा दी, वो हाइड्रोजन का गुब्बारा फूटेगा। जब वो फूटेगा तो वो जो गुब्बारे के अंदर की हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगी और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ऑक्सीजन कहाँ है मैम? अपने आसपास ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीजन है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन की गैस और तुरंत वाटर वेपर फॉर्म कर देंगे, तुरंत वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे यही दिखा है कि देखो भाई तुरंत फिर तुम्हारा वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड इज कंबाइनिंग विद एन एलिमेंट। तो आप सीधा आएंगे इसके ऊपर कि भाई जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो हमारा सल्फर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये दो एग्जाम्पल्स हमारे लिए मोर देन इनफ है और हम इन्हीं के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब आता है सबसे औसम, सबसे गजब, विच इज योर कंपाउंड। कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे पास, वाटर है मेरे पास। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर आपस में मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, जो आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से शो हो रखा है। ठीक है, ये देखो ये जो बर्तन है ना, ये जो कटोरी है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, उसको देखो पानी में डाल रखा है इन्होंने, क्योंकि इतनी मैसिव हीट निकलेगी। ये इसमें पानी डाल रहे, कैसे हीट निकली और देखो पानी कैसे उबलने लग गया जो ये आसपास का बर्तन का। एक तो ये कटोरी है, एक ये ब्लू कलर का टब है। इस ब्लू कलर के टब में इन्होंने पानी रख रखा है, क्योंकि जैसे ही इस कटोरी के अंदर वाटर डालेंगे ना एकदम से हीट निकलेगी। देखो तुम खुद से देखो, जिफ में दिखेगा आपको, देखो फटाक से कैसे हीट निकली और वो पानी जो टब में रखा हुआ है, नीले रंग के टब में है, वो खोलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं CaOH होल ट्वाइस एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सो CaOH होल ट्वाइस एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, देन NH3 एंड HCl आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। सो दीज आर हमारे अ फ्यू एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर एक तीसरा कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट बना रहा है। बट जितने भी एग्जाम्पल्स हमने अभी तक पढ़ा, हमने उसमें एक सीक्वेंस देखा, हमने उसमें एक चीज नोटिस करी कि यार प्रोडक्ट हमेशा एक कंपाउंड ही है। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इज द वन जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड है। So the reactant can be an element, the reactant can be a compound, but the product will always be a compound and product हमेशा एक है। रिएक्टेंट दो है पर प्रोडक्ट हमेशा एक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के को पढ़ने के बाद आई थिंक सो हमने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली है। एंड अगर हमने क्लियर कर ली है सो आई थिंक सो वी कैन गो बैक टू आवर फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा एवरीबडी, अगर आपको ये टेबल नोट डाउन करनी है फॉर योर रेफरेंस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 सेकेंड्स का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मैं हाइड हो रही हूँ 10 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, कर लिया बेटा नोट डाउन सारा सब? हरी अप, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। आई काउंट टिल 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल आ जाते हैं अब हम। ओके जी, पढ़े आगे। अच्छा नहीं, एक बारी क्वेश्चंस देखना है ना हमें, जो अभी तक पढ़ा है उसके सवाल जवाब भी तो देखने होंगे, सवाल बन रहे हैं नहीं हमसे, थोड़ा बाक जाना होगा अपने को, बाक। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें करना था ना, अब सबसे फटाक से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट की साइड दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं। यहाँ तो रिएक्टेंट की साइड सिर्फ एक ही चीज है और प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, ये नहीं था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें वन गिवन है। अच्छा, MgO प्लस H2 आपस में मिलके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करे। यस, दिस इज पॉसिबल क्योंकि रिएक्टेंट्स आपके दो हैं पर बदले में जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है दैट इज वन। या दिस इज पॉसिबल। ओके, सो सेकंड किस में गिवन है, सी और डी में, तो बी भी नहीं हो सकता। ऐसे एलिमिनेट करते हैं हम आंसर्स को। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलके Al2O3 बना रहे हैं। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, फोर्थ वाला क्यों नहीं है, फोर्थ वाले में देखो प्रोडक्ट आपके दो बन रहे हैं और प्रोडक्ट में एक एलिमेंट भी बन रहा है। हो ही नहीं सकता कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट एक एलिमेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है। तो ये बेटा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। पर पता है बहुत से बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि मैम आपने तो कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं हीट। मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक कंपाउंड बनेगा, हीट कोई कंपाउंड थोड़ी ना है, हीट तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है पर वो कंपाउंड थोड़ी है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगा, तो फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आई हैव टू चूज बिटवीन बी एंड सी। अब बेटा जब भी ऑक्सीजन किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है और हीट रिलीज होती है उस प्रोसेस में, उसको हम कॉम्बशन रिएक्शन कहते हैं, नॉट कॉम्बशन, कंबशन रिएक्शन कहते हैं। सो कंबशन रिएक्शन भी होगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। ये एंडोथर्मिक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है आपकी। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, अब बट सिंस सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन आया होता और यहाँ पे ट्राइंगल गिवन होता तो हम यूं नहीं मान सकते कि ये क्वेश्चन गलत है। तो हमें पता है कौन से ऑप्शन के साथ जाना पड़ता, हमें बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ता जिसमें एंडोथर्मिक भी करेक्ट आंसर माना जाता। तो अभी मैं आपको सही कॉन्सेप्ट भी समझा रही हूं और बोर्ड में क्या चीज अटेम्प्ट करनी है वो भी समझा रही हूं कि भाई देखो अगर बोर्ड में सवाल पूछा गया है तो तुम एंडोथर्मिक को भी सही मान के चलो। बोर्ड में ऐसे ना क्वेश्चन पेपर में गोला मत मार देना कि ये तो गलत गिवन है। सीबीएसई उस क्वेश्चन को बाद में गलत डिक्लेयर करे, वो उसकी मर्जी है। हमें प्रेजेंट मोमेंट में सीबीएसई को ही सही मानकर सही आंसर लिखना है। अंडरस्टूड? ये छोटी मोटी चीजें अपने को याद रखनी है ताकि नंबर ना कटे हमारे सिली मिस्टेक की वजह से। चलिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, ये जब पढ़ेंगे जब डीकंपोजिशन रिएक्शन कर लेंगे। चलो 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 जल्दी आगे चलो 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 चलो। चलिए, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा विपरीत होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। पढ़ते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो कंपाउंड मिल रहे थे टू फॉर्म वन सब्सटेंस, इसमें वन स्प्लिट हो रहा है टू फॉर्मिंग टू। ठीक है, सो डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है दैट इज योर सिंगल, whereas product is double. They are the exact opposite of combination reaction, पता है हमें। Decomposition reactions are always endothermic because they require energy to break. चीजों को तोड़ने में एनर्जी भी तो लगती है, ऐसे ही थोड़ी ना इतने मुश्किल रिश्ते तोड़े जाते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी ना सीरियल में वो अनुपमा और विराज का रिश्ता तोड़ दिया गया था आसानी से, बहुत टाइम लगता है, आग लगानी पड़ती है। सो सिमिलरली डीकंपोजिशन रिएक्शन को तुम लोग सीधा रिश्ते तोड़ने से रिलेट करो। डीकंपोजिशन मतलब तोड़ना, तो चीजों को तोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ती है। बेटा लकड़ी को भी तोड़ोगे तो भी तो कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी, आरी चलानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कोई सीन नहीं है उसमें। क्या था, हमेशा एक कंपाउंड ही फॉर्म होगा। इसमें तुम्हारा कंपाउंड भी हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, कोई मनाही नहीं है एलिमेंट को।
there are a lot of decomposition reaction taking place in our body such as digestion of food. अब अपन ने खाना खाया तो खाना वो सबसे पहले मुंह में अपना थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, फिर पेट में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. सो जो डाइजेशन ऑफ फूड है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, अब डीकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है, आग से, रोशनी से और बिजली से. ठीक है, बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी. अब हर एक का टाइप पढ़ेंगे हम. सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट की तरह से जो डीकम्पोजिशन होता है उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं. थर्मल शब्द का क्या मतलब होता है, जैसे ठंड हो रही है, ठंड में अपन लोग थर्मल्स पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं. सो थर्मल माने हीट होता है आपका. ठीक है भाई, बीच में 2 का क्यों दे रहे हो पेन आप मेरे को. थर्मल माने हीट. ठीक है, अब देखना कितने क्यूट तरीके से डायनासोर आग छोड़ेंगे. आग छोड़, आग छोड़ना यार भाई, आग छोड़नी थी यार इसको. आग नहीं छोड़ी. रुको, लेट मी ट्राई अगेन. ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से डायनासोर आग छोड़ेगा. यस, सो कूल है ना. स्पेशली तुम लोगों के लिए लेकर आई थी मैं. सो कूल, कितनी तो बढ़िया तरीके से हमारे ड्रैगन आग छोड़ता है. चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारे डीकम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कृपया करके अभी इस जिफ को ना देखे, वरना इसके बदलते हुए रंगों को देखकर तुम भी बदल जाओगे. जो मैं पढ़ा रही हूं पहले उसके ऊपर फोकस करो, फिर देखते रहना इसे. अब मैंने लिया बेटा फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर रही हूं मैं फेरिक ऑक्साइड में. अब एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट्स दी गई है ना वो थोड़ी अलग है, और मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगी पहले मैं तुम्हें बिल्कुल सटीक सही वाली पढ़ाऊंगी, फिर एनसीईआरटी में जो गिवन है वो वाली भी समझाऊंगी. ठीक है, तो देखो असलियत में होता क्या है. अपने पास ना एक सॉल्ट होता है जिसको हम ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल नहीं ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, FeSO4.7H2. ये .7H2 मैं पहले भी समझा चुकी हूं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन माने कि FeSO4 में जो ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. तो बेटा जब इसके ऊपर मैं डालूंगी हीट तो पहले क्या होगा, पहले जो ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये उड़ जाएगा. तो यहां पर क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा. ठीक है, उसके बाद फिर इसको मैं करूंगी बेटा फर्दर हीट. एक बारी में हीट करने पर बात थोड़ी ना बनती, बारी बारी आग लगाएंगे. अब जब इसको मैं फर्दर हीट करूंगी तो बच्चे तब जाकर ये बनाएगा Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3. अब आपको याद रखने हैं रंग, जीवन को बनाते हैं रंग बिरंगा. जो आपका FeSO4.7H2O होता है ये हमारा क्या होता है, दिस इज ग्रीन इन कलर, तभी इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं. जो ये FeSO4 बनता है ये डर्टी व्हाइट होता है. देखो जैसे यहां पर अभी बन रहा है, प्योर व्हाइट नहीं बन रहा, डर्टी व्हाइट, मतलब ऐसे सूगला सा गंदा सा व्हाइट बन रहा है ना. तो हम पर फिर भी व्हाइट लिखेंगे, पेपर में ये नहीं लिखेंगे सूगला सा व्हाइट, हम लिखेंगे नॉर्मल व्हाइट. और Fe2O3 ये बेटा होता है आपका रस्ट, रस्ट होता है लाल रंग का, लाल ब्राउन ऐसे रंग का, तो हम इसको रेडिश ब्राउनिश लिख देंगे. ठीक है, खेल सारा बेटा रंगों का है, जैसे लोगों के रंगों का खेल होता है ना सारा, कि कौन कब बदल रहा है कब नहीं, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी सारा खेल रंगों का होता है. अब आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है FeSO4 से लेके यहां तक का. ठीक है, डायरेक्ट यहां तक की गिवन है. पर एनसीईआरटी में स्टेटमेंट क्या लिखी है कि ग्रीन कलर आयरन सल्फेट कन्वर्ट हो रही है Fe2O3 में. ग्रीन कलर आयरन सल्फेट कन्वर्ट हो रही है पर बीच में एक और फेज आ रहा है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. हाँ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि आप FeSO4 को स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं, अगर नॉर्मल हीट लिखा है तो FeSO4 बनेगा, बट अगर बोला है कि स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपका Fe2O3 ही बनेगा. यहां पर हम बोलते हैं STRONGLYHEAT, स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं हम. आप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन एंड तब फिर हम आगे बढ़ेंगे. आई नो बहुत से बच्चों ने शायद ये पढ़ भी रखी होगी, बट इट इज गुड टू रिवाइज थिंग्स.
पेपर से पहले, तभी तो रिविजन सीरीज चलाई जाती है बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि टाइम पास नहीं हो रहा था तो सोचा चलो रिविजन सीरीज चला देते। हमारा तो काम है बेटा चीजें याद करवाना, बारी बारी रिपीट करवा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने की। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने वाला रिएक्शन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्पेशली हमारी सीमेंट इंडस्ट्री में। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट लिखा है ना मैंने, तीसरे वाला, इसको याद रख लेना। सीधा क्वेश्चन ये आता है, विच रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो कैल्शियम कार्बोनेट का टूटन दिखाना है आपको। आपको क्या बताना है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट था, हाँ था, एक था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको किया आपने हीट किया, क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, बना दिया, बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, गैस थी, बना दिया, बस। कैल्शियम कार्बोनेट को हम और क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ये चीज भी याद रखिएगा। यही छोटी छोटी बातें तो बेटा आगे जाके याद आएंगे। तो इसमें व्हाट इज हैपनिंग कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है टू गिव मी CaO, और ये CaO यूज होता है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री में। यहाँ पर जो पिक्चर है वो भी आपको ये दिखा रही है कि देखो यहाँ पे कटोरी में कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया आपने, तो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हुई शो हो रखी है। ठीक है, तो दो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ लिए हैं। अब अगला डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इक्वेशन इसके ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है बट वो छोटी है तो मैं समझा देती हूँ। ये एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बेटा जिनमें ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होती है, जिनमें ब्राउन फ्यूम रिलीज होती है, और वो ब्राउन फ्यूम होती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की, ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ना कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देती हूँ, कई बारी हम पढ़ चुके हैं पर आप लोगों के लिए वापस से लिख देती हूँ मैं। PbNO3 होल ट्वाइस है, इसको हम करेंगे हीट, इसको हीट करने के बाद हमें मिलेगा PbO प्लस में NO2। बैलेंस्ड आप खुद कर दीजिएगा, मुझे बस मेन प्रोडक्ट्स आपको समझाने हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और इसमें ये NO2 बन रहा है ना, इसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स होगा जिसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है। अब ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ऐसा कौन सा, जिसमें ब्राउन फ्यूम्स भी बन रही है और साथ के साथ ऑक्सीजन गैस भी बन रही है। सो यू नो आपको क्या आंसर लिख के आना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लाइट के कारण कैसे होगा। इससे पहले हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े हीट के कारण के, अब हम पढ़ते हैं लाइट के कारण। तो व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो माने लाइट और केमिकल डीकम्पोजिशन हो रहा है। अब ये लाइट बेटा आपकी कुछ भी हो सकती है, ये आपकी सूरज की किरणें भी हो सकती है, ये आपकी नॉर्मल घर की बिजली भी हो सकती है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में जो बाय लाइट के एग्जाम्पल्स हैं उनमें सूरज की किरणें यूज हो रही हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें आप अपनी जो नॉर्मल वाली लाइट है आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक बारी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि जब सिल्वर क्लोराइड को हमने एक्सपोज किया टू लाइट, वो ब्रेक डाउन हो गई इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ऑलरेडी ये हमने कर रखा है। और ये रिएक्शन यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ये भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। ये देखिएगा मेरे साइड में जो ये इमेज है, अब आपको दिख गई होगी, मैं इस साइड आ गई हूँ। जो ये इमेज है यहाँ पर, इस इमेज में क्या है कि भाई ये कटोरी में सिल्वर क्लोराइड था, उसके ऊपर हमने सूरज की किरणें डाली और वो सूरज की किरणों की वजह से वो टूट गया इनटू Ag एंड Cl2। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। सिमिलरली जो Ag प्लस Br2 बनता है ना, AgBr को तोड़ के, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट। ओके, वापस वहीं पर आ जाती हूँ मैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन कह देते हैं, जैसे कि वाटर का डीकम्पोजिशन। मेरे पास वाटर है, वाटर के ऊपर मैं डालूंगी बिजली, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी और मुझे मिल जाएगा H2 प्लस O2। ठीक है, और ये उसी रेशियो में मिलेगा, जैसे वाटर में क्या है
2:1 के रेशियो में है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये 2:1 के रेशियो में ही हमें मिलेगा। एक मिलेगा अपने को एनोड पे, एक मिलेगा अपने को कैथोड पे। अब ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में ये लिखना कि हाइड्रोजन किस पे बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस करवा रही हूं तो एनोड कैथोड यूज होंगे ना, तो हाइड्रोजन किस पर बनेगा? हाइड्रोजन गैस एनोड पे बनेगी या ऑक्सीजन गैस एनोड पे बनेगी? हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगी या ऑक्सीजन गैस कैथोड पे बनेगी? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में होमवर्क में बताना है, ठीक है। ये देखिए यार, ये तो तुम्हें आंसर पता चल जाएगा, मैं नहीं बता रही। चलो अब एक बारी फटाफट से वो क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है हमारी। अब देखना कैसे तुरंत तुम्हें वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। वेरी क्विकली यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। आजा भाई क्वेश्चन। हाँ जी, सो इनमें से कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है मैम, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ना रिएक्टेंट एक होता है, यहाँ रिएक्टेंट दो है, तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन है, तो ये नहीं है। सनलाइट को देखकर मत फैल जाना। सनलाइट यार, सनलाइट बेसिकली कैटलिस्ट है। सनलाइट तो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी यूज हो सकती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या खूबी है कि रिएक्टेंट एक होता है, तो रिएक्टेंट के ऊपर नजर डालो, ठीक है। अब जैसे देखो हीट को देखते तुम फिर यहाँ फैल जाओगे कि हीट लिखा है तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। भाई हीट तो बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होती, जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यूज होगी। यहाँ पर क्या है, अगेन रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट एक है। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट एक बन रहा है। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो रिएक्टेंट एक है पर प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, और प्रोडक्ट में एक कंपाउंड भी बन रहा है और एक एलिमेंट भी बन रहा है, ठीक है। सो आई थिंक सो अपनी आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स बचा, उसको एक सेपरेट क्लास में मैं कर दूंगी, बिकॉज आज की ही चीजें अगर आप लोगों को याद हो जाए दैट वुड बी मोर देन इनफ। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया किसी भी चीज का, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बेझिझक बेफिक्र बता देना। अपनी जीमेल आईडी का कोई दूसरा नाम चेंज करके लिख देना अगर शर्म आती है डाउट पूछने में तो, ठीक है। सो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड देन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज वी वांट कि सारे के सारे बच्चों की बढ़िया बोर्ड्स प्रिपरेशन हो एंड उन सब तक हम पहुंच पाए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।